नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सामरिया। जय भारत ऑनलाइन क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कांस्टेबल विशेष के लिए एक नया टॉपिक जुड़ा है जिसमें महिला और बालकों के विरुद्ध जितने भी अपराध होते हैं उनके लिए संविधान में या इसके अलावा हमारे भारत के कानूनों में क्या क्या प्रावधान बना रखे हैं उनके बारे में आपसे कांस्टेबल में लगभग 10 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, और ये जो 10 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं इसका जो कितने का रेशो होगा यानी कि कितने नंबरों के होंगे, तो याद रखना कांस्टेबल में लगभग कितने प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, तो याद रखना इससे पूरे के पूरे 10 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। और कितने नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, तो याद रखना एक प्रश्न आप सभी को पता है हाफ नंबर का है, आधे नंबर का है। तो यानी कि एक प्रश्न कितने नंबर का आएगा, यानी कि आधे नंबर का। इसके हिसाब से 5 नंबरों का आपका कौन सा ये महिला और बाल अपराध के विरुद्ध जितने भी प्रावधान है इसके बारे में प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, तो अपन इसके बारे में अपन देखेंगे कि कांस्टेबल में टोटल 10 प्रश्न आने वाले हैं और इसके अलावा अपन बात करें कि कितने नंबरों के प्रश्न आने वाले हैं, तो याद रखना 5 नंबरों के। ठीक है, और इसके अलावा आपको याद रखना है ये जो महिला और बाल विकास है अपराध है, इसमें आपको याद रखना है कि संविधान के तहत या अन्य कानूनों के तहत महिलाओं को विशेष प्रकार की सुविधाएं या विशेष प्रकार के संरक्षण के लिए कानून बना रखे हैं और इसके अलावा बालकों के लिए, बच्चों के लिए विशेष प्रकार के कानून बना रखे हैं। हमें उन्हीं कानूनों, उन्हीं अधिनियमों के बारे में पढ़ना है। और उससे पहले सबसे पहले अपन देख लेते हैं महिला और बालकों के विकास के लिए हमने एक विभाग की स्थापना करी। और विभाग की स्थापना कब की, तो याद रखना सन 1985 में की। पहले तो विभाग की स्थापना की और उसके बाद उसी विभाग को अपन ने मंत्रालय का रूप दे दिया। तो अपन पहले उस मंत्रालय की बात कर लेते हैं जो भारत सरकार का है और उसका नाम क्या है, तो याद रखना महिला, या पहले यूं कर लेते हैं, पहले विभाग की बात कर लेते हैं, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल विकास विभाग। और इस विभाग की स्थापना कब हुई, तो याद रखना महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना सन 1985 में हुई। कब हुई, सन 1985 में। कहां पर, नई दिल्ली के अंदर का था ये। उसके बाद बात करें कि इसी को अपन ने चेंज कर दिया और इसको अपन ने कौन सा रूप दे दिया, मंत्रालय का रूप। और कब दिया, तो 30 जनवरी 2006 को। यानी कि अपन कह सकते हैं कि 30 जनवरी 2006 को इसका नाम परिवर्तन करके 30 जनवरी 2006 को 30 जनवरी 2006 को इसका नाम बदलकर इसका नाम क्या रखा गया, इसका नाम परिवर्तन करके इसका नाम रखा गया, तो याद रखना इसका नाम रखा गया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय। महिला और बालकों की सुरक्षा के लिए इन पर जितने भी प्रताड़ित संबंधी विभिन्न प्रकार के जो इनका शोषण होता है उनसे सुरक्षा के लिए, उनसे संरक्षण के लिए हमने सबसे पहले मंत्रालय की स्थापना की। और मंत्रालय का नाम क्या है, तो याद रखना पहले तो ये विभाग था जिसका नाम था महिला और बाल विकास विभाग। और कब हुई स्थापना, 1985 में। जबकि 30 जनवरी 2006 में इसका नाम परिवर्तन कर दिया और नाम क्या रखा गया, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगर बात करें कि इसकी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री कौन है, तो याद रखना स्मृति ईरानी वर्तमान में महिला और बाल विकास की क्या है, मंत्री है। और ये कहां से है, तो याद रखना ये अमेठी से चुनकर आती है। तो याद रखना वर्तमान में इनकी मंत्री कौन है, तो याद रखना केंद्र में मंत्री आपको याद रखना है, मंत्री कौन है, तो याद रखना स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी कहाँ से चुनकर आई, ये अमेठी से चुनकर आई, जहाँ से राहुल गांधी चुनाव हारे थे। तो याद रखना अमेठी से चुनकर आई स्मृति ईरानी। और याद रखना ये वर्तमान में महिला और बाल विकास मंत्रालय की क्या है, मंत्री है। ठीक है, इसके अलावा बात करें कि राजस्थान में जो महिला और बाल विकास विभाग है उसके जो मंत्री कौन है, तो याद रखना उनका नाम है ममता भूपेश, जो सिरकाय दौसा से चुनकर आती है। तो अपन बात कर लेते हैं कि राजस्थान में अपन बात करें महिला और बाल विकास मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, तो याद रखना बाल विकास
विभाग में मंत्री कौन है? तो याद रखना महिला और बाल विकास विभाग में मंत्री के बारे में आपको ध्यान रखना है, उनका नाम है ममता भूपेश। मंत्री कौन है? तो याद रखना उनका नाम क्या हो जाएगा? तो उनका नाम हो जाएगा ममता भूपेश। ममता भूपेश, ठीक है। ये राजस्थान में अभी वर्तमान में एकमात्र महिला मंत्री है ममता भूपेश, जो कि सिरकाय दौसा से चुनकर आती है, ठीक है। तो अपन ने पहले तो मंत्रालय की बात की। अब अपने को क्या याद रखना कि इस मंत्रालय की जो स्थापना की है अपन ने, इसके क्या क्या उद्देश्य है। ये जो मंत्रालय है इसकी स्थापना किस उद्देश्य से की है, इसके उद्देश्यों के भी बारे में अपन चर्चा करते हैं, जिसमें आपको याद रखना है इस महिला और बाल विकास मंत्रालय का उद्देश्य है महिलाओं और बच्चों का समग्र विकास करना, ठीक है। महिलाओं और बच्चों का समग्र विकास करना किसका उद्देश्य है? तो इस विभाग का उद्देश्य है। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की, इनकी उन्नति के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं तैयार करना, विभिन्न प्रकार के कानून तैयार करना या विभिन्न प्रकार की नीतियां और कार्यक्रम तैयार करना भी इस मंत्रालय का क्या है? काम है। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के सरकारी और गैर सरकारी संगठन चल रहे हैं, उन सभी संगठनों पर अपने को याद रखना है, निगरानी रखना भी क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है, या फिर अपन कह सकते हैं कार्य होता है, ठीक है। तो अपन महिला और बाल विकास मंत्रालय के बारे में पढ़ रहे हैं, और अब इसका जो उद्देश्य है, इस विभाग का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य अपन देखेंगे। महिला और बाल विकास विभाग का जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है? तो याद रखना उद्देश्य, देखिए उद्देश्य अपन सबसे पहले लेते हैं। उद्देश्य में इस महिला और बाल विकास विभाग का उद्देश्य क्या है? तो याद रखना पहला क्या है? तो याद रखना महिलाओं और बालकों का समग्र विकास। महिलाओं और बालकों का समग्र विकास। महिलाओं और बालकों का समग्र विकास किसका उद्देश्य है? तो याद रखना ये उद्देश्य है महिला और बाल विकास मंत्रालय का, क्योंकि पहले विभाग था, वर्तमान में क्या हो गया है? वर्तमान में आपको याद रखना है 2006 से क्या हो गया है? मंत्रालय हो गया, ठीक है। दूसरा उद्देश्य क्या है? तो याद रखना इनके लिए, महिलाओं और बालकों के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियां तैयार करना, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम तैयार करना, विभिन्न प्रकार की योजनाएं तैयार करना। तो याद रखना दूसरा जो उद्देश्य होगा वो होगा महिलाओं और बालकों के लिए, महिलाओं और बालकों के लिए बालकों की उन्नति के लिए, महिलाओं और बालकों की उन्नति के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं, कार्यक्रम व नीतियां तैयार करना। नीतियां तैयार करना ये किसका कार्य है? तो ये कार्य हो जाएगा किसका? महिला और बाल विकास मंत्रालय का। एक तो बालकों के लिए, महिलाओं के लिए समग्र विकास, और दूसरा इनके लिए विभिन्न प्रकार की नीतियां और ये तैयार करने के। इसके अलावा महिलाओं और बाल विकास क्षेत्रों में महिलाओं और बालकों के लिए जितने भी सरकारी और गैर सरकारी इनके विकास के लिए जो संगठन चल रहे हैं, उन संगठनों पर क्या करना इसका कार्य है? उन पर निगरानी करना इसका कार्य। तो तीसरा और लिख लो, इनके विकास के लिए, इनके का मतलब महिलाओं और बच्चों के लिए, बच्चों और महिलाओं के विकास के लिए चल रहे सरकारी और गैर सरकारी संगठनों पर निगरानी,
ठीक है। निगरानी रखना किसका काम है, तो याद रखना निगरानी रखना काम हो जाएगा किसका, महिला और बाल विकास मंत्रालय का। ठीक है। महिला और बच्चों के विकास के लिए सबसे पहले विभाग की स्थापना की अपन ने, कब की, सन 1985 में की। कब स्थापना की, सन 1985 में की। उसके बाद इसका नाम परिवर्तन कब किया, तो याद रखना 30 जनवरी सन 2006 में इसका नाम परिवर्तन किया, और नाम परिवर्तन करके क्या रख दिया, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है। इसकी वर्तमान में मंत्री कौन है, तो स्मृति ईरानी। कहां से चुनकर आती है, अमेठी से। फिर राजस्थान में महिला और बाल विकास विभाग है, इसके जो मंत्री है वो कौन है, ममता भूपेश है। इसके अलावा ये जो महिला और बाल विकास मंत्रालय है, इसका उद्देश्य क्या है, तो महिलाओं और बच्चों का समग्र विकास करना। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि इनकी उन्नति के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियां, कार्यक्रम और योजनाएं तैयार करना। और इसके अलावा इस महिला और बच्चों के विकास के लिए जितने भी संस्थाएं हैं, जो सरकारी है या चाहे गैर सरकारी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं पर क्या करना, निगरानी रखना। किसका उद्देश्य है, महिला और बाल विकास विभाग का उद्देश्य है। ठीक है। इसके अलावा याद रखना कि महिला और बाल विकास मंत्रालय को विभिन्न प्रकार के विषय आवंटित किए गए, जैसे परिवार से संबंधित, राष्ट्रीय पोषण मिशन, या विभिन्न प्रकार के जो विषय सौंपे गए हैं इस मंत्रालय को। उस मंत्रालय के बारे में, विषय के बारे में अपन चर्चा करते हैं, वो आगे करते हैं अगली स्लाइड में। अब जो अपन देखेंगे वो मंत्रालय को कौन कौन से विषय आवंटित कर रखे हैं भारत सरकार ने, वो अपन देखेंगे। ठीक है। तो अपन देखेंगे मंत्रालय को आवंटित विषय, आवंटित विषय कि ये जो मंत्रालय है इसको कौन कौन से विषय आवंटित कर रखे हैं, इसके बारे में अपने को थोड़ा देखना है। ठीक है। जैसे अपन बात करें कि परिवार का कल्याण, ये विषय भी इस मंत्रालय को आवंटित कर रखा है। इसके अलावा प्राथमिक पूर्व शिक्षा सहित अपन कह सकते हैं स्कूल पूर्व बच्चों की देखरेख, प्राथमिक पूर्व शिक्षा सहित स्कूल पूर्व बच्चों की देखरेख जो करना है, ये विषय भी किसको सौंप रखा है, इसी मंत्रालय को सौंप रखा है। तो इस मंत्रालय के जितने भी विषय है, इन विषयों की अपन चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो याद रखना परिवार का कल्याण। पहला विषय कौन सा हो गया, परिवार का कल्याण, परिवार का कल्याण। ठीक है। इसके अलावा दूसरा कौन सा विषय है, तो याद रखना प्राथमिक पूर्व शिक्षा सहित। ठीक है। दूसरा अपन देखते हैं, देखिए, प्राथमिक पूर्व शिक्षा सहित, प्राथमिक पूर्व शिक्षा सहित, शिक्षा सहित स्कूल पूर्व, स्कूल में आने से पूर्व बच्चों की क्या करना, देखरेख, स्कूल पूर्व बच्चों की देखरेख करना, बच्चों की देखरेख। यानी कि जो बच्चा प्राथमिक शिक्षा में है या इससे पहले भी जो बच्चा है जो प्राथमिक शिक्षा में अभी तक नहीं आया है, स्कूल में नहीं आया है, उन बच्चों की देखरेख करना भी, उन बच्चों के बारे में प्रावधान करना भी इस मंत्रालय का काम है। ठीक है। इसके अलावा याद रखना राष्ट्रीय पोषण नीति, ये भी किसको सौंप रखी है, मंत्रालय, इसी मंत्रालय को। इसके अलावा राष्ट्रीय पोषण कार्य योजना, तो इसके बारे में अपन देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय पोषण नीति, राष्ट्रीय पोषण नीति, राष्ट्रीय पोषण नीति। ठीक है। राष्ट्रीय पोषण नीति हो गई। इसके अलावा अपन कह सकते हैं राष्ट्रीय पोषण कार्य योजना। ठीक है। अगला हो जाएगा राष्ट्रीय पोषण कार्य योजना, राष्ट्रीय पोषण कार्य योजना। ठीक है। और इसके अलावा एक और अपन देख लेते हैं जो हो जाएगा राष्ट्रीय पोषण मिशन। ठीक है। राष्ट्रीय पोषण मिशन, राष्ट्रीय पोषण मिशन। इसके अलावा महिलाओं और बालकों का जो अनैतिक व्यापार होता है, वो जो विषय है वो भी किसको सौंप रखा है, इसी मंत्रालय को सौंप रखा है। ठीक है। महिलाओं और बालकों के अनैतिक व्यापार का संबंध वो भी इसी से है। तो याद रखना महिलाओं और बालकों को, महिलाओं और बालकों का अनैतिक व्यापार
अनैतिक व्यापार के संबंध में, व्यापार के संबंध में, ठीक है। इनका जो व्यापार होता है, अनैतिक व्यापार होता है, इससे संबंधित जो विषय है, ये विषय भी किसको सौंप रखा है, इसी मंत्रालय को सौंप रखा है, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा, सबसे पहले इस मंत्रालय की चर्चा की जिसका नाम है महिला और बाल विकास मंत्रालय। इसके मंत्रियों के बारे में देखा, इस विकास मंत्रालय के उद्देश्य क्या है इसके बारे में देखा, और इसको कौन कौन से विषय आवंटित कर रखे हैं उसके बारे में भी अपन ने देखा, जिसमें परिवार कल्याण, इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा पूर्व या स्कूल पूर्व बच्चों की देखरेख करना, राष्ट्रीय पोषण नीति, राष्ट्रीय पोषण मिशन, राष्ट्रीय पोषण कार्य योजना, इसके अलावा महिलाओं और बच्चों के अनैतिक व्यापार से संबंध में जो भी विषय है वो भी इसी मंत्रालय को सौंपे गए हैं, ठीक है। और अब जो अपन, ये तो अपन ने मंत्रालय की बात की है, अब हमारे पास दो विषय आते हैं, एक तो महिलाओं के से संबंधित प्रावधान और एक आता है बालकों से संबंधित प्रावधान। इनके खिलाफ जितने भी अपराध होते हैं उन अपराधों की अपन बात करेंगे, और उससे पहले सबसे पहले अपन लेंगे अपराध। अपराध क्या है और इसका रिकॉर्ड कौन रखता है इसके बारे में देखते हैं। अपराध क्या है तो याद रखना, किसी भी व्यक्ति द्वारा अपन कह सकते हैं कानून का उल्लंघन करना, या अपन कह सकते हैं किसी समाज का, हमारे संविधान का या किसी नियम का उल्लंघन करना, ये क्या कहलाता है, अपराध कहलाता है। और ये जो अपराध होता है, इस अपराध का रिकॉर्ड कौन रखता है, तो 1986 में एक संस्था स्थापित हुई थी और उस संस्था का नाम है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, यानी कि हिंदी में कहे तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड अपन कह सकते हैं विभाग। इस विभाग की स्थापना 1986 में हुई और ये विभाग है गृह मंत्रालय के अधीन, और यही विभाग क्या करता है, अपराध का रिकॉर्ड रखता है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले अपराध की। अब अपना जो अगला विषय होगा वो विषय कौन सा होगा, अपराध। अपराध, अपराध क्या होता है, किसी भी व्यक्ति द्वारा कानून का, समाज का, संविधान का या किसी नियम का उल्लंघन करना क्या कहलाएगा, अपराध कहलाएगा। तो अपन बात कर सकते हैं अपराध की, तो अपराध की परिभाषा क्या होगी, किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसी भी व्यक्ति द्वारा, व्यक्ति द्वारा कानून का, समाज का, संविधान का या किसी नियम का उल्लंघन करना, या किसी नियम का उल्लंघन करना, नियम का उल्लंघन करना, उल्लंघन करना किस श्रेणी में आएगा, यह होगा अपराध की श्रेणी में आएगा, ठीक है। इसका विभिन्न प्रकार के कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, या समाज का किसी प्रथा का उल्लंघन कर रहा है, या संविधान का उल्लंघन कर रहा है, या किसी नियम का उल्लंघन कर रहा है, तो किस श्रेणी में आएगा, वो अपराध की श्रेणी में आएगा। फिर प्रश्न आता है कि अपराध का रिकॉर्ड कौन रखता है, तो अपराध का रिकॉर्ड रखता है एक संस्था है जिसका नाम है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है। तो अपन बात कर सकते हैं अपराध का रिकॉर्ड। अब अपन बात करेंगे अपराध का रिकॉर्ड। अपराध का रिकॉर्ड, अपराध का रिकॉर्ड कौन रखेगा, तो याद रखना अपराध का रिकॉर्ड रखेगा नेशनल, उसका नाम है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है। इसको अपन शॉर्ट में कह सकते हैं NCRB। क्या कह सकते हैं, NCRB, ठीक है। इसके अलावा याद रखना इसका हिंदी नाम क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड विभाग, ठीक है। हिंदी नाम क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड विभाग, अपराध रिकॉर्ड विभाग। और रही बात इसकी स्थापना की, स्थापना कब हुई, तो याद रखना 1986 में स्थापना हुई। स्थापना कब हुई, 1986 में, ठीक है। फिर बात करें कि ये जो
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, इसकी अपन बात करें कि ये किसके अधीन है, तो याद रखना ये जो अधीन है ये किसके अधीन है, तो अपन कह सकते हैं गृह मंत्रालय के अधीन, गृह मंत्रालय के अधीन। और एक बात इसके बारे में और जाननी है कि वर्तमान में इस विभाग की, ये जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है, तो आर वर्मा। वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो याद रखना वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो याद रखना आर वर्मा। आर वर्मा वर्तमान में क्या है, इसके महानिदेशक। ठीक है, तो अपन ने एक तो बात की किसकी, इस मंत्रालय की बात की। कौन सा मंत्रालय, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और इसके अलावा अपन ने बात की इसके उद्देश्य और इसको जो भी विषय आवंटित किए गए थे उसके बारे में बात की। और उसके बाद अपन ने अपराध की बात की। ठीक है, अपराध की बात की और अपराध क्या होता है इसके बारे में देखा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी कानून का उल्लंघन किया जाता है, समाज की किसी रीति का उल्लंघन किया जाता है, या हमारे संविधान का उल्लंघन किया जाता है, या हमारे किसी नियम का उल्लंघन किया जाता है, तो वो क्या किस श्रेणी में आएगा, अपराध की श्रेणी में आएगा। ठीक है, और अब अपन देखिए महिला और बच्चों के लिए अलग अलग कानून है, तो अब अपन बात कर लेते हैं महिलाओं से संबंधित कानून। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अपन ने अपराध ब्यूरो के बारे में भी अपन ने देखा, क्राइम ब्यूरो के बारे में, और अब अपन देख रहे हैं किसके बारे में, महिलाओं से संबंधित। देखिए अभी अपने 2 चैप्टर हो जाएंगे। 2 चैप्टर में सबसे पहला अपन चैप्टर लेंगे कौन सा, महिलाओं से संबंधित प्रावधान। महिलाओं से संबंधित प्रावधान। महिलाओं से संबंधित प्रावधान। ठीक है, पहला चैप्टर अपना ये जाएगा कि महिलाओं से संबंधित क्या क्या प्रावधान है उसके बारे में अपने को जानना है। ठीक है, देखिए ठीक है, 2 प्रावधान, एक तो अपन बालकों से संबंधित प्रावधान की बात करेंगे और एक अपन बात करेंगे महिलाओं से संबंधित प्रावधान की। ठीक है, और अब अपन सबसे पहले तो देखते हैं कि महिलाओं के प्रति जो हिंसा होती है उस हिंसा का कारण क्या होता है। ठीक है, फिर अपन देखेंगे कि महिला हिंसा होती है वो कितने प्रकार की होती है, किस किस प्रकार से महिलाओं के प्रति अपन प्रताड़ते हैं लोग, वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे महिला हिंसा का कारण। देखिए सबसे पहला अपना जो इसका हेडिंग आएगा वो क्या आएगा, महिला हिंसा का कारण। महिला हिंसा का कारण, महिला हिंसा का कारण। ठीक है, महिला हिंसा का कारण, किस वजह से महिलाओं पर हिंसा होती है उसके बारे में अपन जानेंगे। सबसे पहले तो बात आती है समतावादी शिक्षा व्यवस्था का अभाव, यानी कि पुरुषों को जितनी शिक्षा मिलती है महिलाओं को उतनी नहीं मिलती। पुरुष इतने जागरूक नहीं है, हमारा समाज इतना जागरूक नहीं है कि महिलाओं को बराबर अधिकार दे सके। तो समतावादी शिक्षा के अभाव के कारण महिलाओं पर क्या होते हैं, अत्याचार होते हैं। तो पहला कारण अपन लिख सकते हैं, कौन सा कारण हो जाएगा, तो पहला कारण हो जाएगा समतावादी शिक्षा का अभाव। समतावादी शिक्षा का क्या अभाव, समतावादी शिक्षा का अभाव है, यानी कि महिलाओं और पुरुषों को समान शिक्षा नहीं मिलती। ठीक है, समान अधिकार वाली जो शिक्षा नहीं मिलती, तो इस समतावादी शिक्षा के अभाव के कारण महिलाओं पर हिंसा होती है। इसके अलावा पुरुषों की जो शराब की लत होती है वो भी एक बहुत बड़ा कारण होती है महिला हिंसा का। पति शराब पीकर आता है और पत्नी को मारता है, तो ये बहुत बड़ा कारण होता है, अपने बच्चों को भी पीटता है वो। तो शराब की लत एक बहुत बड़ा कारण है किसका, महिला हिंसा का कारण है। तो दूसरा अपन लिख सकते हैं शराब की लत। शराब की लत, दारू, शराब की लत भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। इसके अलावा एक और बड़ा कारण रहा है जिसे अपन कहते हैं महिलाओं के चरित्र पर शक करना। महिलाओं के चरित्र पर शक करना भी एक बहुत बड़ा कारण है महिला हिंसा का। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं तीसरा बड़ा कारण महिलाओं के चरित्र पर शक करना, संदेह करना। महिलाओं के चरित्र पर संदेह करना, चरित्र पर संदेह करना, संदेह करना।
ये भी आपको याद रखना एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या कारण देखे, एक तो समतावादी शिक्षा का अभाव है, दूसरा अपन ने देखा शराब की लत बहुत बड़ा कारण है, इसके अलावा अपन ने देखा महिलाओं के चरित्र पर जो संदेह किया जाता है इस वजह से भी आपको याद रखना है महिला हिंसा बढ़ती है, और इसके अलावा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने से रोकना। कई बार समाज उनको काम करने नहीं देता, कई बार घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता, कोई अच्छा काम करने जा रही तो नहीं करने दिया जाता, लीडरशिप नहीं दी जाती, तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर रोकता है ये हमारा समाज, ये मानसिकता होती है हमारे समाज की। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने पर रोकना। तो याद रखना एक और बड़ा कारण है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने से रोकना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने से रोकना, आत्मनिर्भर बनने से रोकना। ठीक है, और इसके अलावा हमारे जो मीडिया है अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अभाव है, लोग जागरूक नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अभाव है, ये भी एक कारण है महिला हिंसा का। तो एक और लिख सकते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अभाव, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अभाव, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अभाव, ये भी बहुत बड़ा कारण है किसका, महिला हिंसा का। ठीक है, अपन ने महिलाओं का सबसे पहले टॉपिक लिया है, महिलाओं से संबंधित प्रावधान देखे हैं। सबसे पहले क्या देखा कि महिला हिंसा के कारण क्या क्या है। ठीक है, जिसमें पहला देखा समतावादी शिक्षा नहीं है हमारे देश में। इसके अलावा दूसरा कारण देखा कि पुरुषों की शराब की लत बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा अपन ने देखा कि महिला पर के चरित्र पर संदेह करना ये भी बहुत बड़ा कारण है। और इसके अलावा देखा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने से रोकता है ये हमारा समाज, ये मानसिकता रखता है ऐसी। तो ऐसी स्थिति में आपको याद रखना ये भी बहुत बड़ा कारण है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अभाव ये भी हमारे देश में बहुत बड़ा कारण है महिला हिंसा पर। ठीक है, तो ये तो अपन ने देखा कि महिला हिंसा के कारण क्या है। अब हमें देखना है कि महिलाओं के प्रति जो हिंसा होती है वो कितने प्रकार की होती है। शारीरिक हिंसा, भावनात्मक हिंसा, यौनिक हिंसा, ठीक है, आपराधिक हिंसा, सामाजिक हिंसा, ये बहुत प्रकार की, आर्थिक हिंसा हो सकती है। ये हिंसाओं के जो प्रकार है वो अपन देखते हैं। देखिए अगला जो अपना हेडिंग रहेगा वो हेडिंग क्या रहेगा, अगला जो हेडिंग देखेंगे अपन वो हेडिंग देखेंगे महिला हिंसा के प्रकार। कितने प्रकार की महिला हिंसा हो सकती है उसके बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, महिला हिंसा के प्रकार, महिलाओं के प्रति हिंसा होती है वो कितने प्रकार की हो सकती है। तो अपन कह सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो देखते हैं अपन महिलाओं के प्रति जो हिंसा होती है वो हिंसा होती है कौन सी, शारीरिक हिंसा। पहली जो हिंसा अपन कह सकते हैं मैक्सिमम हिंसा आपको देखने को मिलती है वो कौन सी हिंसा होती है, तो याद रखना शारीरिक हिंसा, शारीरिक हिंसा। महिलाओं को मारना, पीटना, जो भी वस्तु हाथ में आई उसके दे देना, और इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं मारपीट करना, उनको ठोकरे मारना, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो कौन सी हिंसा में आएंगे, ये शारीरिक हिंसा में आएंगे। ठीक है, कुल मिला के उसके शरीर को, महिला के शरीर को नुकसान पहुंचाना, ये शारीरिक हिंसा आएगी। इसके अलावा लैंगिक या यौनिक हिंसा, लैंगिक या यौनिक हिंसा में क्या आएगा, महिलाओं को अश्लील तस्वीरें दिखाना, अश्लील तस्वीरें, महिलाओं की तस्वीरें खींच लेना, या महिलाओं को गंदे गंदे मैसेज करना, अश्लील मैसेज करना। इसके अलावा महिलाओं को अपन कह सकते हैं ऐसा करने से आत्महत्या करने पर मजबूर करना, या फिर खुद आत्महत्या की धमकी देकर ऐसे कार्य करवाना। ये सारे जो काम है ये किस में आएंगे, ये आएंगे यौनिक या लैंगिक हिंसा में आएंगे। ठीक है, महिलाओं के प्रति जो अश्लील हरकतें होती है वो किस में आएगी, तो यौनिक या लैंगिक हिंसा, लैंगिक हिंसा, ये यौनिक या लैंगिक हिंसा में आएगी। ठीक है, तो पहला तो अपन ने देखा कि महिला हिंसा के प्रकार, जो सबसे पहला अपन ने देखा शारीरिक हिंसा, उनके प्रति शारीरिक हिंसा होती है, और दूसरा अपन ने देखा यौनिक या लैंगिक हिंसा। तीसरा अपन देखेंगे भावनात्मक या अपन कह सकते हैं मौखिक हिंसा, महिलाओं को गाली गलौज करना, महिलाओं के अपमान करना, उनके चरित्र पर संदेह करना। ये जो हिंसा होती है ये कौन सी हिंसा की कैटेगरी में आती है, भावनात्मक या फिर अपन कह सकते हैं मौखिक हिंसा के रूप में आती है। तो तीसरा अपन ले सकते हैं कौन सी हिंसा का प्रकार है, तो भावनात्मक
भावनात्मक या फिर अपन कह सकते हैं मौखिक हिंसा, भावनात्मक या मौखिक हिंसा महिलाओं के प्रति, ये तीसरे प्रकार की हिंसा होती है। इसके अलावा अपन ले सकते हैं आर्थिक हिंसा, महिलाओं को घर चलाने के लिए, घर खर्च के लिए पैसा ना देना, महिला अगर बच्चा पाल रही है तो बच्चे के खर्च के लिए पैसा ना देना, अगर महिला काम पे जा रही है तो उसके जो पैसा आता है उसको ज़बरदस्ती छीन लेना, उसको अपनी भाषा में कहे तो पाई पाई के लिए मोहताज करना, ये कौन सी हिंसा में आएगा? ये आर्थिक हिंसा में आएगा। ठीक है, इसी वजह से अपन बात कर सकते हैं चौथी जो हिंसा होगी आर्थिक हिंसा होगी, महिलाओं के प्रति उनको खर्च ना देना, उनके पैसे छीन लेना, वो आएगा आर्थिक हिंसा। आपने कई बार देखे होंगे, कई केसेस ऐसे आते हैं कि महिला काम करके आती है, पैसा लेकर आती है, पति उस पैसों को छीन कर दारू पी जाता है, शराब पी लेता है, तो ये आर्थिक हिंसा के अंतर्गत ये मामले देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक जो सबसे बड़ा मामला रहा है, जो पुराने समय से सालों साल से चलता आ रहा है वो मामला, और वो मामला है कौन सा? सामाजिक हिंसा का मामला। सामाजिक हिंसा, सामाजिक हिंसा में क्या आएगा? आप सभी ने सुना होगा सती प्रथा के बारे में, आपने सुना होगा दहेज प्रथा के बारे में, आपने सुना होगा अपन कह सकते हैं दहेज प्रथा, सती प्रथा, इसके अलावा अपन कह सकते हैं डाकण प्रथा, महिलाओं को डाकण घोषित करके उसको मारना, पीटना, जलाना, ठीक है, कुएं में फेंक देना, ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं। कौन सी हिंसा के तहत आए हैं? सामाजिक हिंसा के तहत। ये आदिवासियों में या जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। कौन सी हिंसा? सामाजिक हिंसा। ठीक है, सती प्रथा के बारे में आप जानते हो, इसके बारे में कानून भी पढ़ेंगे अपन, दहेज प्रथा का कानून भी अपन पढ़ेंगे, और इसके अलावा डाकन प्रथा का ये भी कानून पढ़ेंगे। तो ये अपन ने एक तो अपन ने महिलाओं पे प्रति जो हिंसा होती है वो हिंसा किस कारण से होती है उसके बारे में देखा, और दूसरा अपन ने देखा कि महिलाओं के प्रति जो हिंसा होती है उनके प्रकार क्या क्या है, उनके बारे में अपन ने देखा, जिसमें कौन कौन सी देखी? शारीरिक हिंसा देखी, इसके अलावा यौनिक हिंसा देखी, इसके अलावा भावनात्मक या मौखिक हिंसा देखी, और इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं आर्थिक हिंसा और सामाजिक हिंसा देखी। इनसे संबंधित जितने भी कानून बनते हैं महिलाओं से संबंधित, उन सभी कानूनों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले इन कानूनों के अपन क्या कर लेते हैं? एक रूपरेखा बना लेते हैं कि हमें कौन कौन से कानून पढ़ने हैं। उन कानूनों की अपन एक चार्ट बना लेते हैं, एक रूपरेखा बना लेते हैं, और उसके बाद अपन क्या करेंगे? एक एक कानूनों को पढ़ेंगे। देखिए, आज जो अपन ने शुरुआत की है वो कहाँ से शुरुआत की है? तो देखिए, सबसे पहले तो अपन ने शुरुआत की किस मंत्रालय के बारे में जाना? तो अपन ने सबसे पहले महिला और बाल विकास मंत्रालय के बारे में जाना। उसके बाद अपन ने चर्चा की किसकी? तो इन मंत्रालय को जितने भी विषय आवंटित किए गए हैं और अपराध क्या कहलाता है, अपराध का रिकॉर्ड कौन रखता है, उसके बारे में भी अपन ने चर्चा की है। ठीक है, और फिर तीसरा अपन ने लिया है कि महिलाओं के विरुद्ध जितने भी अपराध होते हैं उसके कारण क्या है, और उस महिलाओं के अपराध जो होते हैं महिलाओं के खिलाफ अपन कह सकते हैं उन महिला हिंसा के जो प्रकार है वो प्रकार क्या क्या है। अब इसके अलावा अपन देखेंगे कि महिलाओं को कौन कौन से अधिकार मिल रखे हैं, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए या महिलाओं के संरक्षण के लिए अपन कह सकते हैं कौन कौन से कानून अपन ने बना रखे हैं। पहले तो अपन वो देख लेते हैं कि महिलाओं को अधिकार कौन कौन से प्राप्त है। महिला अपनी सुरक्षा चाहती है, महिलाओं को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है कानून के तहत, वो अधिकार अपन देखते हैं। देखिए, हेडिंग आएगी अपनी महिलाओं को प्राप्त कानूनी अधिकार। महिलाओं को प्राप्त कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार, महिलाओं को प्राप्त कानूनी अधिकार। ठीक है, इस महिलाओं को प्राप्त कानूनी अधिकार, इनके बारे में अपन जानते हैं। सबसे पहले तो जो अधिकार मिलता है वो 1976 में, और उसके बारे में अपन देखते हैं, उसका नाम है समान पारिश्रमिक अधिनियम, या समान कार्य के लिए समान वेतन का जो अधिकार है 1976 में इसके लिए कानून बना था। तो पहला अपन अधिकार देख लेते हैं कौन सा वाला। तो पहला जो अधिकार मिल जाएगा आपको वो हो जाएगा कौन सा? समान पारिश्रमिक या समान वेतन का अधिकार। समान वेतन का अधिकार, इसके लिए कानून कब बना था? 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम बना था, और कब बना था? तो 1976 में। आपने देखा होगा कि महिला और पुरुष दोनों अगर काम कर रहे हैं तो महिलाओं को कंपैरेटिवली वेतन कम दिया जाता है। वो शारीरिक रूप से या किसी भी कमज़ोर मान ली जाती है, सामाजिक दृष्टि से कमज़ोर मान ली जाती है, और इस वजह से महिलाओं को वेतन क्या मिलता है? कम मिलता है।
वेतन कम मिलता है। इसके अलावा अपन बात करें काम वो भले बराबर करे या भले ज़्यादा कर ले, लेकिन वेतन उसको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। या निजी क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में अपन बात करें तो पोस्ट के अनुसार मिलता है, वो लिंग के अनुसार नहीं मिलता। तो अपन बात करें इसके लिए इससे संबंधित कानून बना रखा है, और वो कानून कौन सा है, तो समान वेतन का अधिकार 1976 में कानून बना रखा है। इसके अलावा कार्यस्थल पर उत्पीड़न के विरुद्ध जो अधिकार है वो भी 2013 का है। कार्यस्थल के पर जो उत्पीड़न होता है, यौन उत्पीड़न होता है, इसके विरुद्ध भी उनको महिलाओं को अधिकार है। 2013 में ये कानून आया था, 9 दिसंबर 2013 में। तो अपन बात करें कार्यस्थल पर, अगला जो हो जाएगा कानून अधिकार हो जाएगा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार। यौन उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार के विरुद्ध अधिकार, और ये आया था कब, 2013 का अधिनियम है। और आपको याद रखना है कब पारित हुआ, तो अपन कह सकते हैं दिसंबर 2013 में। ठीक है, 9 दिसंबर 2013 की कह सकते हैं अपन, 9 दिसंबर 2013। ठीक है, इसके बारे में आपको याद रखना है कि कई बार अपन देखते हैं कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न होता है, उनका शारीरिक शोषण होता है। आपने देखा होगा अभी थोड़े दिन पहले मीटू वाला एक ट्रेंड चला था, जिसमें जिन जिन महिलाओं का यौन उत्पीड़न हुआ है इस कार्यस्थल पे दौरान, तो उन्होंने स्टेटस लगाया था अपने ऊपर, अपने मोबाइल पर लगाया था। तो याद रखना कार्यस्थल पर जो महिलाओं के विरुद्ध जो यौन उत्पीड़न होता है, उनके जो विरुद्ध जो बोलने का अधिकार है, न्याय पाने का अधिकार है, इसके संबंधित अपन ने 2013 में कानून बनाया है, और उसका नाम ही क्या है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, इसके अलावा घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार है, वो भी बन रखा है कानून 2005 में। तो याद रखना घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार, घरेलू हिंसा के खिलाफ घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार, और ये अधिकार कब का है, 2005 का, 2005 का। ठीक है, घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार 2005 का है, और ये लागू कब हुआ, तो याद रखना 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। ठीक है, इसके लागू होने की तारीख भी लिख लो, लागू कब हुआ, तो याद रखना लागू हुआ था 26 अक्टूबर 2006, 26 अक्टूबर 2006 का ये कानून है। ठीक है, अब इसमें क्या प्रावधान है, तो याद रखना आप सभी को पता है महिलाओं के घरेलू हिंसा ज़्यादा देखने को मिलती है। सास द्वारा पीटना, पति द्वारा पीटना, कभी कभी देवर पीटता है, कभी कभी ससुर पीटता है, या बड़ी भाभी अपन कह सकते हैं, जेठानी जिसे अपन कह सकते हैं, वो पीटता है। तो घरेलू हिंसा के मामले ज़्यादा आते हैं, तो उनके खिलाफ भी अपन एक कानूनी प्रावधान कर रखे हैं महिलाओं के लिए। और वो अधिकार कौन सा हो जाएगा, तो घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार सन कौन सा है, तो 2005 का कानून है, और इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, इन कानूनों के बारे में, इन कानूनों की छोटी मोटी जानकारी, और इसके अलावा इनके जो अधिनियम बना रखे हैं उनके बारे में देखते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो अधिनियम बन रखे हैं उनके बारे में भी अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन उनके महिलाओं को जो अधिकार प्राप्त है उन अधिकारों की अपन चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और कौन से अधिकार है, तो याद रखना मातृत्व लाभ का अधिकार, और ये कब बना, तो सन 1961 में बना था। अगला जो कानून आएगा वो आएगा मातृत्व लाभ, मातृत्व लाभ अधिकार, लाभ का अधिकार 1961 का यह कानून है। और इसके तहत जो भी महिला प्रेग्नेंट है, जो भी प्रसूता है महिला, अगर वो कार्यस्थल से छुट्टी लेती है, अवकाश लेती है प्रसव के दौरान, तो उनकी जो वेतन है वो वेतन नहीं काटा जाएगा। यही क्या कहलाता है, मातृत्व लाभ का अधिकार। ठीक है, जो भी प्रसूता है, जो भी प्रेग्नेंट लेडी है, वो अपने कार्यस्थल से अवकाश ले सकती है, और सरकारी प्रावधान के अनुसार वर्तमान में 26 सप्ताह का क्या ले सकती है, अवकाश ले सकती है। ये भी आपको याद रखना है, 26 सप्ताह का अवकाश। ठीक है ना, 26 सप्ताह का अवकाश ले सकती है। तो इसके बारे में भी कानूनी प्रावधान है। ये भी मातृत्व लाभ का उनको अधिकार प्राप्त है। ये अधिकार पुरुषों को नहीं, केवल महिलाओं को प्राप्त है। ठीक है, और इसके अलावा और भी कौन कौन से अधिकार है, तो याद रखना भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार है, 1994 का ये कानून है, भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार। अगला अपन बात करते हैं भ्रूण हत्या।
भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार, भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार, और ये कब का है? 1994 को अधिकार है। कब का है? 1994 का। देखिए इसके तहत क्या है, तो याद रखना, जब भी महिलाओं में भ्रूण स्थायी हो जाता तो ऐसी स्थिति में वो भ्रूण को गिराए, वो बच्चा गिराए या नहीं गिराए, ये ओनली फॉर किसका अधिकार हो जाता है? ये महिलाओं का हो जाता है। कई बार उन पर दबाव डाला जाता है भ्रूण गिराने का या भ्रूण नष्ट करने का, तो ये उनको कानूनी अधिकार प्राप्त है कि वो भ्रूण गिराए या नहीं गिराए। ठीक है, हालांकि सरकार ने क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स कर रखा है कि कितने समय के अंतराल में वो भ्रूण गिरा सकती है, उसके बाद तो खुद महिला भी भ्रूण नहीं गिरा सकती और पुरुष की सहमति से भी नहीं गिरा सकती। तो याद रखना, जबरदस्ती इनको भ्रूण गिराने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, इसके खिलाफ इन महिलाओं को अधिकार है। और वो अधिकार कौन सा है? तो भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार, और कौन से साल का? तो 1994 का अधिकार है। ठीक है, इसके अलावा आईपीसी की धाराओं में कुछ अधिकार है। इंडियन पेनल कोड अपना जो धाराएं बन रखी है भारतीय दंड संहिता के लिए, तो उनमें भी कुछ अधिकार है महिलाओं को प्राप्त है। और कौन कौन से अधिकार है? तो जिसमें अपन पहला ले लेते हैं, नाम ना छापने का अधिकार। अब ये नाम ना छापने का अधिकार क्या होता है? तो याद रखना, जब किसी महिला का यौन उत्पीड़न होता है, उसका रेप होता है या इसके खिलाफ और भी कोई मतलब उसके प्रति अपराध होता है, उसको उत्पीड़न होता है, तो ऐसी स्थिति में वो चाहे तो अपना नाम दे और चाहे तो नाम ना दे। कई बार आपने देखा होगा कि इस महिला का रेप हुआ तो अखबार में नाम आता है, तो महिला अपनी इच्छा अनुसार नाम लिखवा सकती है। अगर वो नहीं चाहती कि मेरा नाम उजागर ना हो तो कोई भी पत्रकार उसका नाम नहीं लिख सकता। तो ये नाम ना छापने के अधिकार है, वो भी इसके तहत दे रखा है। ये आईपीसी के धाराओं के तहत मिलेंगे। 2-4 अधिकार उन आईपीसी धाराओं के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें पहला है नाम ना छापने का अधिकार। नाम ना छापने का अधिकार, नाम ना छापने का अधिकार। और ये अधिकार कब का है? तो याद रखना, ये अधिकार आपको याद रखना कहाँ पर मिलेगा? आईपीसी, इंडियन पेनल कोड में, भारतीय दंड संहिता में ये मिलेगा। ठीक है, और कौन सा अधिकार? तो याद रखना, मुफ्त कानूनी मदद का अधिकार, मुफ्त कानूनी सुविधा का अधिकार। ठीक है, अगर महिला है, उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है और उसको कानूनी सहायता प्राप्त करनी है लेकिन पैसा नहीं है, तो सरकार उसको मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगी, उसके लिए वकील मुहैया करवाएगी। और ये किसका काम होगा? सरकार का काम होगा। ये भी आईपीसी धारा में बता रखा है। तो मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार भी है महिलाओं को, तो ये भी आपको याद रखना है। मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार, कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार, सहायता प्राप्त करने का अधिकार, प्राप्त करने का अधिकार, मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार। और ये भी किस में कह रखा है? आईपीसी धाराओं में कह रखा है, इंडियन पेनल कोड के तहत है। तो याद रखना, ये भी कानूनी धाराओं के तहत है। ठीक है, नाम ना छापने का अधिकार और मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, इसके अलावा याद रखना, रात्रि में गिरफ्तार ना करने का अधिकार। ठीक है, रात्रि में महिलाओं को कभी भी रात्रि में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर इमरजेंसी में गिरफ्तार भी करना है तो मजिस्ट्रेट से लिखित आदेश लेना पड़ेगा, और गिरफ्तार करेंगे में तो भी महिला पुलिस अधिकारी ही उसको क्या कर सकती है? महिला को गिरफ्तार कर सकती है। पहली शर्त तो ये है कि महिलाओं को रात्रि में गिरफ्तार किया ही नहीं जा सकता। अगर इमरजेंसी में गिरफ्तार करना है, बड़ा अपराध किया है उस महिला ने, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट की, जिला मजिस्ट्रेट की लिखित आदेश के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। और गिरफ्तार करेगा भी तो कौन? महिला पुलिस अधिकारी उनको क्या करेगी? गिरफ्तार करेगी। ये जो प्रावधान है ये भी आईपीसी की धाराओं के तहत है। तो यह रात्रि में गिरफ्तार न करने का अधिकार भी महिलाओं को प्राप्त है। तो याद रखना, रात्रि में गिरफ्तार न करने का अधिकार, न करने का अधिकार, और ये भी आईपीसी की धाराओं के तहत है, मिल रखा है आपको। और इसके अलावा अपन बात करें कि गरिमा और अपन कह सकते हैं शालीनता का अधिकार, गरिमा और शालीनता का अधिकार। अगला अधिकार देखना जरा, गरिमा एवं शालीनता का अधिकार, गरिमा एवं शालीनता का अधिकार।
अब ये अधिकार क्या कहता है, इसको समझना जरा, ये भी आईपीसी धाराओं के तहत है। अगर किसी महिलाओं की किसी भी प्रकार की जांच हो रही है, कोई महिला है चाहे उसका यौन उत्पीड़न हुआ हो या कोई मान लो किसी भी मामले में उसकी जांच हो रही हो, तो एक महिला एक दूसरी जो महिला है वो उनके साथ खड़ी रहेगी, याद रखना। तो ये इसी के तहत है गरिमा एवं शालीनता का अधिकार। किसी भी प्रकार की जांच के दौरान उसके पास एक महिला खड़ी रहेगी और मैक्सिमम चांस में वो जाँच महिला डॉक्टर या वही कर पाएगी, ठीक है। और इसके अलावा याद रखना है संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार, ठीक है। हिंदू कोड बिल के बारे में आपको पता होगा, भीमराव अम्बेडकर ने इसका ढांचा बनाया था और उसी के तहत महिलाओं को अपन कह सकते हैं पिता की संपत्ति में बरोबर का हिस्सा मिलेगा, ऐसा प्रावधान कर रखा था। 1956 में कानून बना था हिंदू कोड बिल के नाम से, जिसके चलते भीमराव अम्बेडकर ने इस्तीफा भी दिया था। उनका बहुत विरोध भी हुआ था, बहुत सारे हिंदू संगठनों ने भीमराव अम्बेडकर का विरोध किया था और उसी के तहत भीमराव अम्बेडकर के उस ढांचे के तहत फिर जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था वो कानून, और वो कानून क्या कहलाया, हिंदू कोड बिल, जिसके तहत महिलाओं को बहुत सारे अधिकार मिले। और उसी के तहत महिलाओं को अधिकार मिला था संपत्ति का अधिकार, यानी कि वो अपने पिता की संपत्ति में बरोबर का हिस्सा ले सकती है, ठीक है। और ले और ना ले वो भी उसकी इच्छा है, और ले सकती है, ये पूरा का पूरा प्रावधान कर रखा है। और ये कानून कब का है, तो 1956 का है, ठीक है। तो संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार तो आपको याद रखना। अगला आएगा पिता की संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार। पिता की संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार, प्राप्त करने का अधिकार। और ये कब का है, ये कब मिला अधिकार, आईपीसी धाराओं के तहत मिला, और हिंदू कोड बिल के तहत मिला, 1956 में ये कानून मिला। तो ये अपन ने कुछ 9-10 अधिकार देखे हैं जो किससे संबंधित है, महिलाओं से संबंधित है। ये महिलाओं के अधिकार है, जिसमें कौन कौन से हैं एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। देखिए, समान वेतन का अधिकार, यानी समान कार्य के लिए उनको क्या मिलेगा, समान वेतन मिलेगा। इसके बारे में भारतीय संविधान में भी प्रावधान कर रखा है, अपन देखेंगे संविधान के प्रावधान भी। इसके अलावा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार कब का है, 9 दिसंबर 2013 का। इसके अलावा घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार अधिनियम 2000, ये अधिकार 2005 में मिला था, जो लागू कब हुआ था, 26 अक्टूबर 2006 के। मातृत्व लाभ अधिकार मैंने आपको बताया था, प्रसव के दौरान वो छुट्टियां ले सकती है, से वेतनिक अवकाश होगा, छुट्टियों का वेतन नहीं काटा जाएगा। इसके अलावा भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार 1994 का, नाम ना छापने का अधिकार, ठीक है, उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न हुआ तो नाम नहीं छपा सकती वो। इसके अलावा मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार और रात्रि में गिरफ्तार न करने का अधिकार। इसके अलावा महिला एवं शालीनता का अधिकार और पिता की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने का इनको क्या है, अधिकार है। तो ये अपन ने क्या देखा, देखिए सबसे पहले तो अपन ने देखा कि महिला हिंसा और महिला हिंसा के कारण और महिला हिंसा के प्रकार देखे, और उसके बाद अपन ने क्या देखा, महिलाओं को कुछ कानूनी अधिकार प्राप्त है, उनके बारे में भी अपन ने देखा। और अब जो अपन देखेंगे कि महिलाओं के लिए कौन कौन से कानून बना रखे हैं, कौन कौन से अधिनियम बना रखे हैं। पहले तो उन सभी की रूपरेखा लिखते हैं और फिर एक एक कानूनों को अपन क्या करते हैं, शुरू करते हैं, एक एक कानूनों को क्या करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। और अब जो अपन प्रावधान देखेंगे वो प्रावधान आएंगे महिलाओं के लिए, और कौन कौन से कानूनी प्रावधान कर रखे हैं। ये तो अपन ने अधिकार देखे थे, ये तो अपन ने सारे के सारे क्या देखे थे, अधिकार देखे थे। अब महिलाओं के लिए जितने भी कानूनी प्रावधान कर रखे हैं वो अपन देखते हैं। महिलाओं से संबंधित कानूनी प्रावधान। कानूनी प्रावधान, महिलाओं से संबंधित कानूनी प्रावधान, और वो कानूनी प्रावधान कौन कौन से हैं इनके बारे में थोड़ा सा अपन देखते हैं। सबसे पहले तो वो कानूनी प्रावधान अपन देखेंगे किस वाले, तो हमारे संविधान में कौन कौन से प्रावधान देखे, भारतीय संविधान में कौन कौन से प्रावधान दे रखे हैं उनके बारे में सबसे पहले अपन देखेंगे। महिलाओं को कितने समानता के अधिकार मिल रखे हैं, सभी के बारे में संविधान में बता रखा है। तो पहले तो हम उन अनुच्छेदों की चर्चा करेंगे जिसमें महिलाओं को अधिकार दे रखे हैं, उसके बाद और जो भी अधिनियम बना रखे हैं जिनकी चर्चा करेंगे, जैसे घरेलू हिंसा से संरक्षण,
जो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम बना रखा है 2005 का, इसकी भी अपन चर्चा करेंगे। अब एक एक करके पहले उन कानूनों को लिखते हैं। देखिए दूसरा कौन सा हो जाएगा, तो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, महिला संरक्षण अधिनियम। और आपको याद रखना है अधिनियम, है ना, और आपको याद रखना है कि ये जो अधिनियम है ये अधिनियम कब का है, तो याद रखना 2005 का है। कब का है, 2005 का, 2005, ठीक है। इसके अलावा और कौन से कानून है, तो याद रखना कार्यस्थल पर उत्पीड़न। मैंने आपको बताया था कार्यस्थल पर जो यौन उत्पीड़न होता है उनके लिए भी अधिनियम बना रखा है, जिनकी रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम बना रखा है। तो अपन बात कर सकते हैं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, जिसके लिए आपको याद रखना है इसकी रोकथाम के लिए, इसके अलावा निषेध, इसको निषेध घोषित कर दिया है, और इसके अलावा इसका जो निवारण है इसके लिए क्या क्या प्रावधान होंगे उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे अधिनियम। और ये अधिनियम कब का है, तो याद रखना निषेध और निवारण अधिनियम जो है, ये जो अधिनियम है ये कब का है, तो आपको याद रखना 2013 का है। कब का है, 2013 का, ठीक है। वो अधिनियम 2005 का और ये कौन सा हो गया, 2013 का। इसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। और कौन कौन से कानून है, तो इसके अलावा आपको याद रखना निर्भया। आपको पता होगा 2012 में निर्भया का यौन उत्पीड़न हुआ था और वो केस बहुत पेचीदा था। अभी हाल ही में उनकी सजा भी हुई है, उन अपराधियों को फांसी भी हुई है। तो उनसे संबंधित जो उसके बाद जो कानून बनाया था उस कानून का नाम ही निर्भया के नाम से रखा गया और उसका नाम रखा गया निर्भया एक्ट। और कब का है, ये 2013 का है। 2013 में ये एक्ट बना था, तो इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। और अगला जो कानून हो जाएगा अपना वो कौन सा हो जाएगा, निर्भया एक्ट। निर्भया एक्ट 2013, निर्भया एक्ट 2013 की भी अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। संविधान में कानून है, घरेलू हिंसा से संबंधित अधिनियम है, इसके अलावा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जो कि 2013 का है, निर्भया एक्ट भी 2013 का है। इसके अलावा मैंने बात बताई ना आपको, समान कार्य के लिए समान वेतन, इसके लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भी बना रखा है। और वह अधिनियम कब बना रखा है, तो सन 1948 का है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। इसके अलावा याद रखना है कि कार्यस्थल पर जो यौन उत्पीड़न होता है, जो शारीरिक शोषण होता है, उसके लिए याद रखना खान अधिनियम और कारखाना अधिनियम भी हमने बना रखा है, ठीक है। खान अधिनियम 1952 का है और कारखाना अधिनियम कब का है, 1948 का है। तो अपन बात कर सकते हैं, देखिए एक तो है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ये कब का है, तो याद रखना न्यूनतम मजदूरी अधिनियम ये है अपन कह सकते हैं सन 1948 का। और एक और अधिनियम है कारखाना अधिनियम 1948 का, कारखाना अधिनियम 1948 व अपन कह सकते हैं खान अधिनियम, खान अधिनियम कारखाना अधिनियम 1948 और खान अधिनियम 1952, ये भी कानून अपन पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके अलावा और कौन कौन से कानून है, तो याद रखना, इसके अलावा याद रखना हिंदू विवाह अधिनियम, ये अधिनियम है 1955 का। और इसके अलावा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, ये है 1956 का। मैंने बताया ना, पति पिता की संपत्ति में जो अधिकार मिलेगा वो उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मिलेगा। तो याद रखना है हिंदू विवाह अधिनियम और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। अगले जो अपन अधिनियम पढ़ेंगे वो आएंगे हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, विवाह अधिनियम पढ़ेंगे। ये कब का है, तो 1955 का है। और एक है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, उत्तराधिकार
अधिनियम, और ये कब का है तो याद रखना ये अधिनियम है कब का, तो 1956 का है। कब का है, 1956 का। ठीक है, ये दो कानून भी और पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा अनैतिक देही व्यापार निवारण अधिनियम, ठीक है, रोकथाम अधिनियम है, और ये अधिनियम कब का है तो 1956 का है। अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम। अगला जो अधिनियम पढ़ेंगे वो कौन सा हो जाएगा, तो अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम, रोकथाम अधिनियम, और ये भी अपन पढ़ेंगे। और ये कब का है तो याद रखना ये भी 1956 का। कब का है, 1956। ठीक है, कोई समस्या नहीं, 1956 का है ये। इसके अलावा और कौन कौन से अधिनियम है तो याद रखना, मातृत्व लाभ अधिनियम, मैंने अधिनियम बताया था 1961 का, और सती प्रथा रोकथाम अधिनियम कब का है तो याद रखना 1987 का। ठीक है, 1987 का। तो अपन बात करते हैं, देखिए एक तो है मातृत्व लाभ अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम, ये भी पढ़ेंगे अपन। ये कब का है, 1961 का। ठीक है, और अपन ले लेते हैं आगे, देखिए इसके अलावा 11वां अपन ले लेते हैं। अगला जो कानून आएगा वो आएगा सती प्रथा निवारण अधिनियम, सती प्रथा निवारण सती प्रथा निवारण अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम। और ये जो अधिनियम है ये कब का है तो याद रखना 1987 का अधिनियम है। ठीक है, 1987 का अधिनियम है, देखिए 1987। और इसके अलावा याद रखना एक और अधिनियम है, उसका नाम है गर्भावस्था अधिनियम, गर्भावस्था अधिनियम, और ये कब का है तो 1971 का। कब का है, 1971 का। गर्भावस्था अधिनियम 1971 का है। और इसके अलावा आपको याद रखना है महिलाओं के विरुद्ध जो अश्लील गतिविधियां होती है उनके लिए भी अपन ने कानून बना रखा है, महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम, और ये कब का है तो 1986 का। ठीक है, तो आपको याद रखना है महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम, और ये कब का है तो 1987 का। कब का अधिनियम है, 1987 का। ठीक है, और 1970, अच्छा ये 86 का है, 1986 का। ठीक है, तो सती प्रथा निवारण अधिनियम, इसके अलावा अपन बात करें गर्भावस्था अधिनियम, और इसके अलावा महिलाओं का जो अश्लील वीडियो और मैंने बात की मैसेज करना, अश्लील फोटो खींचना, उसके संबंधित अधिनियम बना रखा 1986। इसके अलावा आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया था समान पारिश्रमिक अधिनियम बना रखा था, समान पारिश्रमिक अधिनियम। अगला जो आएगा अधिनियम कौन सा आ जाएगा, समान पारिश्रमिक। न्यूनतम मजदूरी 1949 में बना था, और समान पारिश्रमिक अधिनियम कब बना था, 1986 में, 76 में। समान पारिश्रमिक अधिनियम कब का है, 1976 का है, 1976 का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
इसके अलावा याद रखना है, अभी हाल ही में मोदी सरकार ने एक अधिनियम पास किया था, वो 3 तलाक के खिलाफ, जिसका नाम था द मुस्लिम वुमेन बिल 2019, या अपन कह सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिज, यानी कि 3 तलाक से संबंधित जो कानून था उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, और उसका नाम है द मुस्लिम वुमेन, उसका जो नाम है द, इसके आने के भी बहुत चांस है। ठीक है, द मुस्लिम वुमेन अपन कह सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिज, ठीक है। और बिल, और ये कब का है तो 2019 का है, अधिनियम एक्ट बन गया अब तो, ये कब का है तो 2019 का। इसकी 3 तलाक से संबंधित बिल है ये, और इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, और कौन कौन से अधिनियम है तो याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय महिला नीति है 2016 की, इसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता। ठीक है, अपन बात करेंगे, देखिए भारतीय दंड संहिता, अगला अपन बात करेंगे भारतीय, यार पहले बात करें राष्ट्रीय महिला नीति, राष्ट्रीय महिला नीति, राष्ट्रीय महिला नीति, और ये राष्ट्रीय महिला नीति जो है ये कब की है तो 2016 की। और इसके अलावा बात करें, एक और है, अपन बात कर सकते हैं इंडियन पेनल कोड, जिसका अपन कह सकते हैं भारतीय दंड संहिता। ठीक है, जो 1860 में बनी थी, अंग्रेजों द्वारा बनी थी, तो भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता, इसी के बारे में अपन बात कर रहे थे, आईपीसी। ठीक है, 1860 में बनी थी ये। और एक और दंड प्रक्रिया के बारे में अपन बात कर सकते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता, जो कि 1973 में बनी थी, सीआरपीसी। ठीक है, इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं दंड प्रक्रिया संहिता, और ये कब बनी थी तो याद रखना सीआरपीसी। सीआरपीसी की धाराओं के बारे में भी पढ़ेंगे, महिलाओं से संबंधित सीआरपीसी, और कब की है तो याद रखना 1973 की। कब की है? 1973 की धारा है। ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको बताया था संविधान से संबंधित तो अधिनियम पढ़ना ही पड़ना है। और इसके अलावा डाकन प्रथा थी ना, उसके विरुद्ध राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम बना रखा है 2015 का, तो अपन उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। लास्ट अधिनियम हो जाएगा राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015, निवारण अधिनियम 2015। ठीक है, तो इन सारे कानूनों की अपन चर्चा करेंगे अपने इस सेशन में। देखिए, महिलाओं से संबंधित जितने भी कानून हैं, देखिए पहले तो अपन ने महिलाओं के संबंधित अपन ने क्या देखे थे, सबसे पहले तो महिलाओं के हिंसा के कारण देखे थे, इसके अलावा महिला हिंसा के प्रकार देखे थे। उसके बाद अपन ने देखा था कि महिलाओं के को जो कौन कौन से कानूनी प्रावधान प्राप्त है, कानूनी अधिकार प्राप्त है, उसके बारे में देखा। और इसके अलावा अपन ने देखा कि महिलाओं से संबंधित कितने कितने कानून है, तो अपन ने संविधान की चर्चा कर ली, आईपीसी की चर्चा कर ली, सीआरपी की चर्चा कर ली, विमेन एक्ट की, निर्भया एक्ट की, इन सभी एक्टों की अपन चर्चा करेंगे वन बाय वन। अभी सिर्फ मैंने आपको बताया, ढांचा बताया है कि इन एक्टों की आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है। ठीक है, इसमें सती प्रथा, गर्भावस्था अधिनियम, इन सभी की अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले ले लेते हैं अपन भारतीय संविधान को, और भारतीय संविधान में महिलाओं को क्या क्या प्रोटेक्शन प्राप्त है, क्या क्या राइट्स प्राप्त है, उन सभी की अपन चर्चा करेंगे। और देखिए, अब जो अपन लेंगे वो लेंगे संविधान में महिलाओं का अधिकार। फर्स्ट अपना जो हेडिंग रहेगी या फर्स्ट जो कानून रहेगा वो रहेगा संविधान से संबंधित, और इसमें अपन लिखेंगे हेडिंग में संविधान में महिलाओं को अधिकार। संविधान में महिलाओं को अधिकार।
संविधान में महिलाओं को अधिकार, ठीक है, संविधान में महिलाओं को क्या क्या अधिकार प्राप्त है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिए, संविधान में महिलाओं को अधिकार प्राप्त है, इसके लिए अपन एक एक अनुच्छेदों की चर्चा करेंगे। और सबसे पहले अपन अनुच्छेद ले रहे हैं, अनुच्छेद 15(1). अनुच्छेद 15(1) क्या कहता है इसके बारे में थोड़ा समझना। अनुच्छेद 15(1), अनुच्छेद 15(1) कहता है कि हमारे देश में किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान, इसमें आपने गौर से सुना होगा तो अपन ने चर्चा की थी लिंग की, यानी कि महिला पुरुष की अपन बात कर रहे हैं। लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ या पुरुषों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि पुरुषों के साथ तो होता नहीं है, महिलाओं के साथ ही होता है। तो भारत का संविधान का जो पहला अनुच्छेद है, अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 15(1) की धारा 1 क्या कह रही है? अनुच्छेद की 15 की जो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है वो कह रहा है कि लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। और इसी की सेकंड धारा कहती है कि हालांकि लिंग के आधार पर महिलाओं से भेदभाव नहीं होगा, लेकिन हमारी सरकार चाहे तो महिलाओं और बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है, वो 15(2) कहती है। तो कानून अपन 2 पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद 2 पढ़ रहे हैं। पहला अनुच्छेद तो लिया कौन सा अपन ने? पहला अनुच्छेद देखा 15(1), इसमें क्या रखा है? राज्य, यानी कि राज्य का मतलब होता है हमारी सरकार से है। राज्य किसी भी नागरिक के साथ, किसी भी नागरिक के साथ, किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, वंश व जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। ये बात किस अनुच्छेद में लिख रखी है? तो 15(1) में लिख रखी है। यहाँ विशेष क्या है तो आपके लिए महिलाओं के लिंग से संबंधित आपको बात ध्यान रखनी है। इसमें क्या रखा है कि महिलाओं के साथ अपन कह सकते हैं किसी भी प्रकार का हमारे देश में भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ इसी की सेकंड धारा में क्या रखी है कि सरकार चाहे तो महिलाओं के लिए तो विशेष प्रावधान कर सकती है, महिलाओं और बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। ये कौन सा अनुच्छेद कहेगा? तो ये अनुच्छेद कहेगा इसी की सेकंड धारा, यानी कि अनुच्छेद 15(2) क्या कहेगा? राज्य, राज्य का मतलब हमारी सरकार से है। राज्य का मतलब यहाँ राजस्थान स्टेट से नहीं है, हमारी सरकार से है। इसमें क्या रखा है? राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए, स्त्रियों का मतलब लुगायों और बालकों का मतलब छोरा छापरों, स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है, प्रावधान कर सकता है, ठीक है। तो ये दोनों अनुच्छेद किससे संबंधित है? महिलाओं के लिए। इसमें तो स्पेशली क्या रखा है कि महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है हमारी सरकार, और उसमें क्या रखा है कि लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो संविधान में मौलिक अधिकारों में ये 2 अनुच्छेद दे रखे हैं जो किससे संबंधित है? महिलाओं से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा याद रखना एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 16, जिसमें क्या रखा है कि लिंग के आधार पर महिलाओं को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा या नौकरी से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है, या नौकरी के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। तो अपन अनुच्छेद 16 की भी बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 16 देखिए, अगला जो अनुच्छेद आएगा वो अनुच्छेद आपको याद रखना है 16। ज़्यादा नहीं है, 5-7 अनुच्छेद पढ़ने हैं जो महिलाओं से स्पेशली संबंधित है, जिसमें 15(1) पढ़ा अपन ने, जिसमें राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, वंश और जन्मस्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा,
दूसरा अपन ने देखा कि हमारी सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। इसके अलावा अपन बात करेंगे अनुच्छेद 16 की, जिसमें क्या रखा है, देखिए 5 तो प्रावधान ये रहेंगे, 2 और जोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, अपन देखते हैं, देखिए राज्य किसी भी नागरिक को, राज्य का मतलब यहां किससे होगा, सरकार से, किसी भी नागरिक को आपको याद रखना है, देखिए जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्मस्थान, जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्मस्थान, निवास और उद्भव के आधार पर, निवास और उद्भव के आधार पर, उद्भव के आधार पर, उद्भव के आधार पर भेदभाव नहीं किएगा, आधार पर नौकरी से योग्य नहीं ठहराएगा, नौकरी से अयोग्य नहीं ठहराएगा, नहीं ठहराएगा। यानी कि हमारा राज्य ये नहीं कह सकता है कि आपका लिंग अलग है इस वजह से आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपकी जाति अलग है, आपका धर्म अलग है, आपका वंश अलग है, इस वजह से आपको नौकरी नहीं मिलेगी। इसमें 7 आधार है, इसमें 5 आधार है। सरकार ने इसमें, हमारे संविधान में इसमें प्रावधान कर रखा है कि किसी भी नागरिक को, हमारी सरकार किसी भी नागरिक को जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्मस्थान, निवास और उद्भव, इसमें 5 आधार है। इसमें 2 नए आधार भी जुड़े हैं, वो भी थोड़ा ध्यान रखना आपको। निवास और उद्भव, निवास और उद्भव के आधार पर सरकारी नौकरी में अयोग्य नहीं ठहराएगी। ठीक है, ये हो गए हमारे मौलिक अधिकार से संबंधित 3 अनुच्छेद। इसके अलावा अगला टॉपिक आएगा हमारा नीति निर्देशक तत्व से संबंधित, और नीति निर्देशक तत्व से संबंधित भी अपने कुछ अनुच्छेद है, उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। 2-3 धाराएं बता रखी है, जिसमें पहला लिखते हैं अनुच्छेद 39(1). देखिए नीति निर्देशक तत्वों में भी अपने को 3 अनुच्छेद ध्यान में रखना है। देखिए कौन कौन से, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। देखिए एक तो है, आपको याद रखना है अनुच्छेद, कौन सा, अनुच्छेद 39(1). अनुच्छेद 39(1) क्या कहता है? अनुच्छेद 39 कहता है कि हमारी सरकार महिला हो या पुरुष हो, महिलाओं और पुरुषों को एक समान जीविका उपलब्ध करवाएगी। जीविका के जो साधन हैं वो एक समान उपलब्ध कराएगी, चाहे महिला हो या पुरुष हो। तो जीविका के साधन का मतलब होता है रोजगार। राज्य महिलाओं और पुरुषों को समान प्रकार का रोजगार उपलब्ध करवाएगी। ये जो प्रावधान है ये नीति निर्देशक तत्वों में कर रखा है, और नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद, तो 39(1) कहता है। ठीक है, तो याद रखना, महिलाओं और पुरुषों को समान जीविका, महिलाओं, इसमें आपको याद रखना है, महिलाओं और पुरुषों को समान जीविका उपलब्ध करवाना, समान जीविका उपलब्ध कराना, उपलब्ध कराना, समान जीविका उपलब्ध कराना, ये कौन से अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 39(1) के तहत है। ठीक है, समान जीविका के साधन अपन कह सकते हैं उपलब्ध करवाए जाएंगे, और किसके तहत उपलब्ध करवाए जाएंगे, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 39(1) के तहत। ठीक है, समान रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे। ठीक इसी अनुच्छेद के 4थे पॉइंट में क्या रखा है, महिलाओं और पुरुषों को समान वेतन दिया जाएगा। इसी का 4था पॉइंट क्या रखा है, तो आपको ये 4था पॉइंट भी याद रखना है, अनुच्छेद 39(4). अनुच्छेद 39(4) में भी यही प्रावधान कर रखा है। और क्या कर रखा है, सरकार या हमारी राज्य, राज्य का मतलब यहाँ सरकार से है, मैंने आपको बताया था। तो राज्य यानी कि महिलाओं, अपन कह सकते हैं, इसमें क्या रखा है, सरकार महिलाओं और पुरुषों को, महिलाओं और पुरुषों को, पुरको हो गया, महिलाओं और पुरुषों को
समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध करवाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध करवाएगा। समान वेतन उपलब्ध, समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध करवाएगा। कौन करवाएगा? तो हमारा राज्य। ये राज्य से क्या आशय है? यहाँ पर स्टेट से नहीं है, राज्य का मतलब होगा यहाँ पर सरकार से। सरकार हमें समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराएगी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। इसके अलावा इसमें क्या रखा है कि राज्य महिलाओं और पुरुषों को समान जीविका उपलब्ध करवाएगी। इसके अलावा क्या रखा है यहाँ पर, लिंग के आधार पर नौकरी में योग्य नहीं ठहराया जाएगा। यहाँ पर क्या रखा है, महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। और यहाँ पर क्या रखा है कि महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये तो अपने देखिए, ये जो अनुच्छेद अपन ने पढ़ेंगे हैं, ये अपन अनुच्छेद पढ़े अपन ने किसके? मौलिक अधिकारों के। और ये जो अपन अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, ये अनुच्छेद किसके पढ़ रहे हैं? तो ये अपन ने अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, अपन नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद पढ़ रहे हैं। और एक और अनुच्छेद है नीति निर्देशक तत्वों में, इससे संबंधित आपको याद रखना है, महिलाओं से संबंधित नीति निर्देशक तत्व वाले टॉपिक में एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 39(6). ठीक है, अनुच्छेद 39(6). अनुच्छेद 39(6) क्या कहता है? अनुच्छेद 39(6) कहता है कि महिला हो या पुरुष श्रमिक हो, महिला हो या पुरुष श्रमिक हो, उसकी शक्ति का और उसके स्वास्थ्य का दुरुपयोग नहीं होने देगी हमारी सरकार। ये सरकार की क्या होगी? जिम्मेदारी होगी। राज्य का मतलब मैंने बताया, सरकार से आशय है चाहे महिला श्रमिक हो या पुरुष श्रमिक हो, उसकी शक्ति और स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 39(6) के तहत। तो ये बात आपको और ध्यान रखनी है। इसी अनुच्छेद में 39 वाले में क्या रखा है? नीति निर्देशक तत्वों में राज्य महिला व पुरुष श्रमिकों के शक्ति, महिला और पुरुष श्रमिकों की शक्ति व स्वास्थ्य का दुरुपयोग नहीं होने देगी। शक्ति व स्वास्थ्य का दुरुपयोग नहीं होने देगी। दुरुपयोग नहीं होने देगी, नहीं होने देगी। हमारी सरकार है, इन महिलाओं के, महिला और पुरुष श्रमिक है, इनके स्वास्थ्य का कई बार दुरुपयोग हो सकता है, इनसे गलत कार्य करवाया जा सकता है, इनकी शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है। तो सरकार का यह कर्तव्य बनेगा, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों का अर्थ क्या है? सरकार के कर्तव्य। और सरकार का कर्तव्य बनेगा कि इनकी शक्ति और स्वास्थ्य का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाए। ठीक है, और अब अपन बात करेंगे इसके अलावा और कौन कौन से प्रावधान है। तो देखिए, इसके अलावा अपन बात करेंगे, देखिए, और देखिए, ये तो अपन कह सकते हैं कौन से? मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान है, सॉरी मौलिक अधिकार। ये तो कौन से संबंधित है? मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकार अपन टॉपिक पढ़ेंगे मौलिक अधिकार का, उससे संबंधित है। और ये कौन से संबंधित है? तो याद रखना, ये टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। और अब जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे मूल कर्तव्य से संबंधित। ठीक है, या मैं आगे ले रहा हूं, पूरी स्लाइड एक बार वापस लेंगे अपन। अगला अपन देखेंगे किससे संबंधित? तो मूल कर्तव्य से संबंधित। देखिए, अब देखना मूल कर्तव्य से संबंधित क्या क्या प्रावधान है। देखिए, अब अपन लेते हैं मूल कर्तव्य का जो अनुच्छेद है, आप सभी को पता है कौन सा अनुच्छेद है, तो आपको पता है वो हो जाएगा अनुच्छेद 51। कौन सा? अनुच्छेद 51। और 51 के भी साथ क्या लगा हुआ है? अनुच्छेद 51 के। अनुच्छेद 51 के में मूल कर्तव्य का उल्लेख है। और मूल कर्तव्य में भी आपको याद रखना है कर्तव्य नंबर 5। कर्तव्य नंबर 5। कर्तव्य नंबर 5 में महिलाओं के बारे में क्या रखा है? कर्तव्य नंबर 5 क्या कहता है कि कर्तव्य नंबर 5 कहता है कि महिलाओं के प्रति जितनी भी प्रथाएं हैं, कुप्रथाएं हैं, उन सभी का क्या करना है? आपको त्याग करना है। ठीक है, पूरी एक बार लैंग्वेज बात कर ले तो इसमें क्या रखा है कि देश के सभी नागरिकों के प्रति भ्रातृत्व की भावना रखें,
भाईचारे की भावना रखे और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के विरुद्ध हो, जो स्त्रियों के विरुद्ध हो, ऐसी सारी प्रथाओं का त्याग करना है, ये हमारा कर्तव्य है और कर्तव्य नंबर 5 है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 51 के में है। ठीक है, स्त्रियों के विरुद्ध उन सारी प्रथाओं का उल्लेख करना है जो स्त्रियों के विरुद्ध है, सारी प्रथाओं का अपन कह सकते हैं त्याग करना है। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं इसमें ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के विरुद्ध हो या स्त्री सम्मान के विरुद्ध हो, स्त्री सम्मान के विरुद्ध हो, स्त्री सम्मान के विरुद्ध हो, विरुद्ध हो। ठीक है, जैसे इसमें कौन कौन सी प्रथा है, जैसे आप वह भी को पता है सती प्रथा, डाकन प्रथा, दहेज प्रथा, इसके अलावा आजकल घूंघट प्रथा, अपन एक दिन या एक घंटे भी ढंग से मास्क नहीं पहन पा रहे हैं तो घूंघट पहने रहती है, तो घूंघट प्रथा, ऐसी बहुत सारी प्रथाएं हैं जो अपन कह सकते हैं महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है और महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाएं हैं। उन सभी प्रथाओं का अपन को क्या करना है, त्याग करना है। ये हमारा क्या होगा, कर्तव्य होगा। और ये कर्तव्य किस अनुच्छेद के तहत है, तो 51 के तहत। और कर्तव्य नंबर कौन सा है, तो याद रखना 5 है। ठीक है, कर्तव्य नंबर कौन सा है, 5 है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसके अलावा हमारे संविधान में और भी प्रावधान कर रखे हैं, और भी प्रावधान कहां कहां कर रखे हैं देखना जरा। अगले जो अनुच्छेद आएंगे वो पंचायती राज और अपन कह सकते हैं नगरीय स्वशासन से संबंधित होंगे। 243 ग, या इसे अपन लिख सकते हैं डी। एक तो अनुच्छेद है 243 ग या डी, और एक अनुच्छेद आएगा आपको याद रखना है 243 टी। देखिए, ये जो 243 वाला अनुच्छेद है आप सभी को पता है कि किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है पंचायती राज और नगरीय स्वशासन से संबंधित है। तो 243 न या ट और 243 ग या अपन बात कर सकते हैं डी। ये अनुच्छेद है आप सभी को पता है, पंचायत राज में अपन ने पढ़ रखा है इनके बारे में, और पंचायत राज से संबंधित भी प्रश्न आएंगे आपके। अब इसमें क्या ध्यान रखना है कि इन दोनों अनुच्छेदों में पंचायती राज और नगरीय स्वशासन में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। सरपंच की सीट में अपन बात कर सकते हैं, वार्ड पंचों की सीटों में, प्रधान की सीटों में, इन सभी में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। और ये आरक्षण की बात इन अनुच्छेदों में कर रखी है, तो इसके बारे में भी अपन थोड़ा जानते हैं। देखिए, इसमें प्रावधान क्या कर रखा है, तो पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण, और 1/3 आरक्षण था जिसे बढ़ाकर अपन ने 50% कर दिया है। वर्तमान में इन पंचायती राज और नगरीय स्वशासन में आपको 50% आरक्षण देखने को मिलेगा महिलाओं का। तो अपन बात कर सकते हैं, देखिए 243 ग या 243 डी की बात करें तो पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण, पंचायती राज में महिलाओं को जो आरक्षण है उन आरक्षण के बारे में बता रखा है किस अनुच्छेद में, तो 243 ग या डी में। मैंने आपको ये भी बताया था, जब ग या डी पढ़ाया था तो SC ST को भी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलेगा, OBC को आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा यह विधानसभा तय करेगी, और महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिलेगा। वर्तमान में कितना हो गया, तो 1/2 यानी कि 50% आरक्षण हो गया। ठीक है, इसके अलावा बात करें नगरीय स्वशासन की, बात कर ले, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, नगरीय स्वशासन, नगरीय स्वशासन में महिलाओं को आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण, नगरीय स्वशासन में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। और 21 अनुच्छेद के तहत मिलेगा, तो 243 एन या न या टी, हिंदी में न और इंग्लिश में टी की बात कर ले। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये पंचायती राज वाले अनुच्छेद में, ये मूल कर्तव्य वाले कौन सा, ये अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, तो आप सभी को याद रखना है ये जो अनुच्छेद है ये तो मूल कर्तव्य वाले टॉपिक का है, मूल कर्तव्य। और ये है टॉपिक कौन सा, स्थानीय स्वशासन वाला टॉपिक। अपन ने पढ़ रखा है स्थानीय स्वशासन, इस वाला टॉपिक का। अब अपन बात करते हैं, देखिए ये संबंधित, इससे संबंधित हो गया। अब अपन बात करते हैं कुछ और अनुच्छेद, और कौन से अनुच्छेद, 2-4 अनुच्छेद और देखते हैं जिसमें राजनीतिक आरक्षण है महिलाओं।
राजनीतिक आरक्षण का मतलब होता है कि महिलाओं को राजनीतिक छूट दी गई है, उनको चुनाव में वोट देने का अधिकार है और चुनाव लड़ने का भी उनको क्या है, अधिकार है। 325 और 326 के तहत 325 में कह रखा है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग और वंश के आधार पर चुनाव लड़ने से रोका नहीं जाएगा। ठीक है, धर्म, जाति, लिंग और वंश। तो देखिए अगला जो अनुच्छेद आएगा वो अनुच्छेद आएगा कौन सा, अपन बात कर लेते हैं। देखिए अनुच्छेद कौन सा आएगा, तो अनुच्छेद 325 और इसमें कर रखा है, क्या कह रखा है, तो किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग और वंश के आधार पर राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से रोका नहीं जाएगा। अपनी भाषा में बात करें तो चुनाव लड़ने से रोका नहीं जाएगा। तो आधार पर चुनाव लड़ने से रोका नहीं जाएगा, चुनाव लड़ने से रोका नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, ये प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है, 325 के तहत है। अनुच्छेद 325 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 325 कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति, लिंग, और आप सभी को पता है इसके तहत महिलाओं को भी क्या मिल गया, चुनाव लड़ने का अधिकार मिल गया। आप सभी को पता है आज़ादी से पहले, संविधान बनने से पहले बहुत सारे अधिकार ऐसे थे महिलाओं को प्राप्त नहीं थे, लेकिन संविधान के तहत महिलाओं को और भी बहुत सारे शोषित वर्ग है उन सभी को समान अधिकार प्राप्त हुए हैं। और ये जो कारनामा है किसके तहत आया है, संविधान के तहत आया, जो कि भारत का सबसे बड़ा कानून है और बाबा साहब की देन है। इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रखनी है, एक और अनुच्छेद की चर्चा कर लेते हैं जो आएगा 326। ठीक है, अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 326 कहता है कि जब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होंगे तो उसमें किस वोट का प्रयोग किया जाएगा, तो इसमें क्या रखा है, वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा, वयस्क मताधिकार। अब वयस्क मताधिकार का मतलब कौन होता है कि जो वयस्क है वो वोट देने का अधिकार रखता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी भी प्रकार का हो, कोई समस्या नहीं है। अनुच्छेद 326 कहता है कि अगर आप वयस्क हो तो आपको वोट देने का क्या है, अधिकार है। अब समझ में ये आना है कि वयस्क का मतलब क्या होगा, तो वयस्क का मतलब होगा आपकी उम्र एक निर्धारित होनी चाहिए। अब ये उम्र निर्धारित कौन करेगा, तो हमारी सरकार करेगी। पहले तो 21 साल का व्यक्ति वयस्क माना जाता था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के तहत 21 साल से घटा करके इतनी कर दी 18 साल की उम्र, यानी कि 18 साल का व्यक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसको चुनाव में वोट देने का अधिकार है। ये कौन से अनुच्छेद के तहत है, 326 के तहत है। और इसी के तहत महिलाओं को भी क्या मिला है, वोट देने का अधिकार मिला है। तो ये भी आपको याद रखना है, चुनाव से संबंधित यानी राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित भी महिलाओं को क्या है, 2 अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो हमारे संविधान में कौन कौन से अधिकार प्राप्त है, इन सभी को अपन ने एक चार्ट में ले लिया और इस सब इसको एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए सबसे पहले तो अपन ने देखा कौन सा, अनुच्छेद 15(1). अनुच्छेद 15(1) किससे संबंधित है, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसमें क्या रखा है कि महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, हालांकि जाति, धर्म और भी क्या रखा है, हमें महिलाओं से संबंधित देखना। 15(2) क्या कहता है, तो महिलाओं और बच्चों के लिए सरकार विशेष प्रावधान करेगी। और 16 अनुच्छेद क्या कहता है, तो महिलाओं को लिंग के आधार पर नौकरी में योग्य नहीं ठहराया जाएगा। फिर बात करिए नीति निर्देशक तत्वों के 3 अनुच्छेदों की, जिसमें पहला देखा 39(1), फिर देखा 39(4) और 39(6). 39(1) में देखा कि महिला हो या पुरुष, हमारी सरकार दोनों को समान जीविका उपलब्ध करवाएगी, समान जीविका उपलब्ध कराएगी। किसके तहत, 39(1) के तहत। फिर देखा 39(4), जिसमें देखा महिलाओं और पुरुषों को समान कार्य कर रहे हैं तो उनको वेतन भी समान उपलब्ध करवाएगी। कौन, ये जिम्मेदारी होगी हमारी सरकार की। इसके अलावा अपन ने देखा कि राज्य में, हमारे राज्य के अपन बात करें, हमारी सरकार की बात करें, राज्य का अर्थ सरकार से लिया गया जाता है। हमारी सरकार महिला और पुरुष श्रमिकों की जो शक्ति है या उनका स्वास्थ्य है, इसका दुरुपयोग नहीं होने देगा। ये अनुच्छेद 39(6) कहता है।
ठीक है। और इसके अलावा मूल कर्तव्य क्या है हमारा, मूल कर्तव्य नंबर 5 जो कि अनुच्छेद 51 में वर्णित है, 51 के में वर्णित है, उसमें क्या रखा है, सरकार या हमें हमारा कर्तव्य होगा कि हम ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के क्या हो, विरुद्ध हो। ठीक है। फिर बात करें अनुच्छेद 243 डी और 243 टी। डी में तो क्या रखा है, महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण, और टी में क्या रखा है, नगरीय प्रशासन में महिलाओं को क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। और इसके अलावा याद रखना 200 अपन कह सकते हैं 226 की 326 की बात करें तो महिलाओं को चुनाव लड़ने का अधिकार है, और 325 के तहत महिलाओं को चुनाव लड़ने का अधिकार है, और 326 के तहत महिलाओं को वोट देने का क्या है, अधिकार है। तो दोस्तों महिला और बाल विकास के विरुद्ध जितने भी बाल विकास के अपराध के विरुद्ध जो अपन ने जितने भी प्रावधान पढ़ने हैं उसमें अपना ये पहला वीडियो है जिसमें अपन ने महिलाओं के बारे में जाना और इसके अलावा उस मंत्रालय के बारे में चर्चा की जिसके अंडर में ये सारे कार्य और प्रावधान या कार्यक्रम होते रहते हैं। ठीक है। और इसी के साथ जो नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिलेंगे वो सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे ऐप में, तो जल्दी से जल्दी ऐप डाउनलोड करें और इसके अलावा जो कोर्स है बहुत ही कम कॉस्ट में मिल रहा है तो उसका लाभ उठाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।